तो चलो दोस्त, हमने लास्ट क्लास में जो डांसिंग रेजोनेंस की बात की थी आज वही पढ़ाते हैं। देखिए, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन ये होता है। मिथाइल कटायन क्या होता है? CH3 प्लस और CH3 प्लस में से एक H हटा के अगर आप लोग पॉजिटिव चार्ज लगा देते हो तो मिथाइल में से आपने सब्स्टिट्यूट क्या किया है? साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया है ना H हटा के, इसीलिए इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन, है ना भैया। अब साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन में भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू जो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे थे। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। कोई बोले क्या सर ये इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है बेंजीन के ऊपर CH2 प्लस से? बिल्कुल। कोई बोले सर ये CH2 प्लस तो बेंजीन में रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो, उसकी स्टेबिलिटी फिर भी ज्यादा होती है और ऑब्वियसली ये वाला इससे भी ज्यादा होगा। आपको पता है कि CH डबल बॉन्ड ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH और इसका होल थ्राइस करके हमने लास्ट में CH2 लिख दिया था, CH2 प्लस, ऐसे नहीं याद है? फिर उसके बाद हमने ऐसे भी लिखा था CH2 डबल बॉन्ड CH और ये होल ट्वाइस करके यहाँ पे लिख दिया था CH प्लस CH2 प्लस। मतलब स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं एंड सो ऑन, ऐसे करके आप और भी कंपैरिजन कर सकते हो स्टेबिलिटी वाला, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो प्रॉब्लम ये आती है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो दो तरीके एक्सप्लेन किए जाते हैं, एक बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी और दूसरा होता है डांसिंग रेजोनेंस। बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी एब्सोल्यूट थ्योरी होती है, जो कि एक्चुअल थ्योरी होती है ना, बेयर्स ने बताया। और डांसिंग रेजोनेंस क्या है? उसी को एक्सप्लेन करने का एक तरीका है जो प्रॉपर्टीज को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर देता है। तो पहले बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी देखिए। बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी, चलिए दोस्त लिखिए जरा, बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी टू एक्सप्लेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन। ये जो बेयर्स, अब इसी के चक्कर में बता रहे हैं आपको। जैसे आपसे कोई पूछे जितनी रिंग होती हैं उन रिंग्स में सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग कौन सी होती है? 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है? हाँ ऐसे 3 मेंबर की रिंग लिखी हुई है, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, आपने 7 मेंबर भी रिंग देखी हुई है और 8 मेंबर की भी रिंग देखी हुई है आपने। तो हमें एंड सो ऑन ऐसे करके और भी होती है रिंग्स। आपको पता है स्टेबिलिटी किन इनमें सबसे ज्यादा किसकी होती है? 6 मेंबर की। अच्छा, 5 मेंबर से ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर होती है और 6 मेंबर और 7 मेंबर में कौन ज्यादा स्टेबल होती है? 6 मेंबर एंड 7 मेंबर में अगेन 6 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। इसका मतलब रिंग किसी भी साइज की हो वो अल्टीमेटली 6 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट होना चाहती है। 6 मेंबर रिंग की तरफ ही सब कन्वर्ज हो जाती है, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। जैसे 5 मेंबर की रिंग भी 4 से ज्यादा स्टेबल, 4 वाली 3 से ज्यादा स्टेबल। ये स्टेबिलिटी ऑफ साइकिल्स है, स्टेबिलिटी ऑफ नॉर्मल साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है। तो बेयर्स ने यहीं से शुरुआत किया। उन्होंने बोला स्टेबिलिटी ऑफ नॉर्मल जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें 6 मेंबर की रिंग जो होती है नॉर्मल, वो होती है मोस्ट स्टेबल अमंग ये जितनी भी हाइड्रोकार्बन की साइकिल्स लिखी हैं। अब अगर आप लोग तो खैर 12th पास में हो, 12th पास में जानते हो कि इसका बोट और चेयर कन्फर्मेशन होता है, शायद सुने हो तुम लोग, चेयर कन्फर्मेशन एंड बोट कन्फर्मेशन। याद है कुछ? कभी सुने हो? 12th पास वाले हो इसलिए बोल रहे हैं इसको, नहीं तो 11th में हम कभी नहीं इसको अभी बताते। ठीक है, चेयर एंड बोर्ड की वजह से आपको पता है इसका कन्फर्मेशन होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको नहीं लिखते हैं चेयर एंड बोर्ड, कंफ्यूज हो जाओ काफी लोग, कुछ लोग हो सकता है कभी 11th-12th में पढ़े ही ना हो। चलो फिर भी मोस्ट स्टेबल होती है साइक्लिक। कोई बोले ऐसा क्यों है? तो हम बोलेंगे ये सब के सब जितनी भी शार्प एजेस दिख रही किसी भी साइकिल की शार्प एजेस कार्बन को रिप्रेजेंट करती हैं और कार्बन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये हर जगह पे कार्बन टेट्रावैलेंट है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो क्या चाहता है? एंगल उसका कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट, यही तो होता है। लेकिन अगर ये 3 मेंबर की रिंग आपने बना दी, 3 मेंबर की, तो ये एंगल कितना हो रहा है? 60 डिग्री, 60 हो रहा है। और अगर 90 आपने 4 मेंबर की रिंग ऐसे बनाई है तो ये एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री। ऐसे कोई बोले अगर आपने ये 5 मेंबर की रिंग बना दी तो ये एंगल कितना हो रहा है?
72 डिग्री, ऐसे ही तो आएगा। ठीक है, कोई पूछे हर जितने भी, अच्छा ये एंगल की बात जो हम कह रहे हैं, ये तो कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। कार्बन कार्बन के ऐसे बॉन्ड है ना, इस कार्बन से इस कार्बन, इस कार्बन ऐसे बीच के एंगल की बात है। होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। तो 3 मेंबर की रिंग पे अगर हम लोग आते हैं, एक्चुअली कंसर्न हमारा 3 मेंबर रिंग है, इसलिए 3 मेंबर की बात कर रहे हैं। तो 3 मेंबर में क्या आ रहा है कि एंगल स्ट्रेन डेवलप हो गया है। तो स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, साइकिल अनस्टेबल है। जितना एंगल होना चाहिए था उतना एंगल है नहीं। कितना एंगल स्ट्रेन है? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था और 60 डिग्री है। तो इतने से स्ट्रेंड है, कितना एंगल आएगा ये अप्रोक्सीमेटली 49 डिग्री से स्ट्रेंड है। 49 डिग्री से इसको एकदम स्ट्रेन में डाल रखा है लोगों ने, मतलब साइकिल बनाने जैसे भी बनी है। होना चाहिए था 109, है ही नहीं है। तो स्ट्रेन का मतलब आप जानते हो स्ट्रेन क्या होता है? हल्का सा भी झटका दोगे जिससे स्ट्रिंग नहीं होती एकदम, अरे समझ रहे हो ना स्ट्रेन? हाँ, तो मतलब एकदम स्ट्रेन रिंग है, ये चाह रहा होगा किसी तरह हम फैल जाए। मतलब तुमने ऐसे करा रखा है, उसको 60 डिग्री पे चाह रहा होगा हम किसी तरह झटके से टूट के 109 डिग्री 28 मिनट हो जाए। इतनी ज्यादा स्ट्रेन रिंग है ये। 4 मेंबर वाली भी अनस्टेबल होती है, 5 मेंबर वाली भी अनस्टेबल होती है। कोई बोले सर 6 मेंबर वाली जिस तरह आपने बनाया हुआ है इसके हिसाब से तो 120 डिग्री एंगल है, लग रहा है ना तुमको 120 हेक्सागन टाइप से दिख रहा है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जब आप बोट और चेयर कंफर्मेशन पढ़ोगे तो ये 120 नहीं होता। जैसे कोई बोले कि सर ये एंगल हमको तो 120 दिख रहा है, ये 120 डिग्री होता नहीं है। ये एक्चुअली में एग्जैक्टली 109 ही होता है। बोलोगे ये कहां से पता लगेगा? ये जब आपको कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे तब डिटेल में आपको बता देंगे। अभी क्या है जो एक्सपेक्ट करते हो 120 डिग्री, साइक्लोहेक्सेन ऐसे होता ही नहीं है एक्चुअली में। जो हम लोग बनाते हैं ना 2D में, ये 2D में बनाया हुआ है ऐसे, लेकिन साइक्लोहेक्सेन ऐसे होता नहीं है ना, कोई दूसरे तरीके होता है। लेकिन अगर किसी चीज की शैडो ले लो, शैडो या 2D में प्रोजेक्शन ले लोगे, तो साइक्लोहेक्सेन जो होता है उसका 2 डायमेंशन में शैडो या प्रोजेक्शन ऐसे होता है। तो 2 डायमेंशन में अगर देखते हैं तो बोलते हैं 120 डिग्री एंगल दिख रहा है, जबकि ये 2 डायमेंशनल होता ही नहीं, होता 3 डायमेंशनल है। और एंगल एक तरह से 109 डिग्री आपको मिल जाएगा, हम बता देंगे जब आपको कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे। तो इसलिए इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं होता है। तो ये जो रिंग होती है ये एक्चुअली में फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन है, फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन। और एक आगे चल के आपको और बात बताएंगे इसी में, टॉर्शनल स्ट्रेन से भी फ्री होती है। तो अभी खैर एंगल स्ट्रेन की बात करो, फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन है। इसलिए सारी की सारी रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होना चाहती है, क्योंकि 6 मेंबर रिंग जो होती है फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन एंड फ्री फ्रॉम टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल भी लिखी लो ऐसे ही, टॉर्शनल स्ट्रेन फिजिक्स में आपने सुना होगा टॉर्शनल। तो 6 मेंबर की रिंग जो होती है वो सारे रिंग्स में से ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि ये रिंग पूरी की पूरी फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन और फ्री फ्रॉम टॉर्शनल स्ट्रेन होती है, जो कि कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आपको डिटेल में बताया गया होगा। 12th पास में हो, काफी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो हम पढ़ाएंगे ना कंफर्मेशनल तो बता देंगे। बाकी 60 90 तो 3 मेंबर के रिंग पे आते हैं, क्योंकि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन 3 मेंबर के रिंग है। इसमें क्या हो रहा है दोस्त कि एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा है, तो ये रिंग एकदम टूटने की स्टेट में होगी, झटका हल्का सा लगेगा फट से टूट जाएगी। एंगल स्ट्रेन भी है, टॉर्शनल स्ट्रेन भी है, उसमें बहुत ज्यादा होता है। पहले इतना कॉपी करो, फिर हम बोर्ड रफ करके फिर कुछ और लिखते हैं। फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन एंड फ्री फ्रॉम टॉर्शनल स्ट्रेन, ये 6 मेंबर की रिंग होती है। बाकी जितनी भी रिंग होती हैं वो फ्री नहीं होती है एंगल स्ट्रेन से, कोई भी रिंग। इसलिए हर मेंबर की रिंग जितने भी मेंबर की हो, अल्टीमेटली अगर 6 मेंबर रिंग के नियर बाई है तो वो कन्वर्ट होना चाहती है 6 मेंबर की रिंग में। अब बहुत बड़ी रिंग नहीं कि 10-15 कार्बन की ले लो, बोलो वो भी 6 मेंबर में आ जाएगी, उसको आने में ही टाइम लगेगा। लेकिन अगर 6 मेंबर की विसिनिटी में नंबर ऑफ कार्बन रखने वाली रिंग है तो वो उतना आ सकता है फिर से 6 मेंबर की रिंग पे, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग इज सेड टू बी द मोस्ट स्टेबल रिंग एज कंपेयर टू 4 5 7 मेंबर रिंग। क्योंकि 6 मेंबर रिंग में जो है वो आपको पता है कि एंगल स्ट्रेन नहीं होता, टॉर्शनल स्ट्रेन भी नहीं होता। एसी ऑफ कर दे भैया, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? बता देना दोस्त।
ज्यादा अगर कोई सफोकेशन हो तो बता देना, बंद फिर ऑन कर देंगे। तो ये 6 मेंबर के रिंग है, फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन और फ्री फ्रॉम टॉर्शनल स्ट्रेन। हमारा कंसर्न है 3 मेंबर की रिंग, तो हम 3 मेंबर की रिंग पे आना चाह रहे हैं। आगे बताएं भैया। यस सर। अच्छा चलो, देखो दोस्त, आप लोगों ने ये रिंग वाला जो सुना अभी देखा, इसको कैसे हमें करना है। अब हम अप्लाई करना बताते हैं आपको। 3 मेंबर की रिंग बात कर रहे हैं ना, 3 मेंबर की बात करने जा रहे हैं। कॉपी कर चुके हो सब लोग? अब लिखिए साइक्लोप्रोपेन, अलग से लिखो, अलग से लिखो साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन लिखिए अलग से। साइक्लोप्रोपेन हम लोग जैसे देखते हैं एक्चुअली में वैसे होता नहीं है वो। साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर जो आप लोग जानते हो वैसा नहीं है वो। ये साइक्लोप्रोपेन आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि ये ऐसे है, जबकि एक्चुअली में साइक्लोप्रोपेन ऐसा नहीं होता। अच्छा, हर कार्बन पे आपको पता है 2-2 हाइड्रोजन होते हैं। अबे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे जानते हो ना, 2-2 हाइड्रोजन हर कार्बन पे होते हैं। तो आप ऐसे देखते हो कि यस सर। जितने भी कार्बन्स हैं ऐसे। अब एक्चुअली में ये जो होता है स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे बनाते हैं। देखिए, ये कार्बन कार्बन की ओवरलैपिंग से बनता है। तो कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक्चुअली में इस कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल H के साथ कंबाइन कर जाते हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन कार्बन बनाते हैं। तो कार्बन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इस लाइन पे ओवरलैप नहीं करते, वो इसके ऐसे हल्का सा यहाँ की तरफ। अरे भाई 2 ऑर्बिटल होंगे ना, नहीं समझ रहे हो? तो एक्चुअली में जो 2 H हैं, ठीक है, दोनों H जो बन गए होंगे, इनके साथ कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए होंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया होगा ना पहले, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन बन गया होगा यहाँ पे। लेकिन ये अच्छा, इस कार्बन के साथ ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ इन्वॉल्व हो गया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के साथ इन्वॉल्व हो गया। बचे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में एंगल क्या होगा? 109 डिग्री 28 मिनट होगा। केमिकल बॉन्डिंग में बताया है, एक कार्बन के यस सर। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, सबके बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होएगा और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। वैसे ही इस वाले कार्बन पे आओगे तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन ऐसे ही हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये एंगल कितना आएगा? ऐसे एक और आएगा यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे आएगा। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी रहा होगा तो ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, इसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा रहेगा। फील कर पा रहे हो दोस्त? क्योंकि 109 एंगल तो मेंटेन ही करना है। तो हर कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, तो 2 के तो उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें आ गए। बचे हुए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने वाले हैं, लेकिन उनके हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में एंगल 109 रहेगा। यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। ये किनारे वाला कार्बन ये भी क्या करेगा? अपने 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व करेगा। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे इधर की तरफ आ जाएगा, दूसरा वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे आ जाएगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दोनों की जो शेयरिंग होगी। तो एक्चुअली में जो बॉन्ड बन रहा है वो ये जो है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन पे थोड़ी बन रहा है। लोगों ने क्या किया कि कार्बन और कार्बन को ज्वाइन कर दिया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। बोले ये मतलब स्ट्रेट लाइन से साइक्लोप्रोपेन बन रहा है। लेकिन साइक्लोप्रोपेन कुछ तरीके, ये देखो एक ऐसा है बॉन्ड, नहीं समझ रहे हो? बल्जिंग आउट है, बल्जिंग आउट। बल्जिंग आउट का मतलब समझ रहे हो? कि साइक्लोप्रोपेन जो है, अगर आप बना रहे हो ऐसे ही, देखिए ऐसे 3 मेंबर की रिंग है, तो इस पे थोड़ी साइक्लोप्रोपेन पे बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड तो कुछ ऐसा सा है। मतलब अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे ये यहाँ पे दिखेंगे,
सीसी बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, कार्बन कार्बन यहाँ पे दिखेंगे, कार्बन कार्बन के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कार्बन कार्बन के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे दिखेंगे। समझ रहे हो भैया? अरे बताओ दोस्त, यही है ना। और ये कार्बन यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, मतलब इस जगह पे कार्बन है, इस जगह पे भी कार्बन है और इस जगह पे भी कार्बन है। एच एच तो रहेंगे ही, यहाँ पे एच हो गया, यहाँ पे एच हो गया, यहाँ पे एच हो गया, यहाँ पे एच हो गया। एच के बीच में एंगल तो ठीक है 109 डिग्री 28 मिनट है, क्योंकि एच दोनों फ्री हैं। लेकिन जो सीसी है वो सीसी एक्चुअली, ये जो ट्रायंगल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसे, इस ट्रायंगल के साइड्स जो होती हैं उन पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। उनकी साइड से थोड़ा आउट निकल के दूसरी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। समझ में आ रहा है भैया? बताओ दोस्त, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में थोड़ा सा बाहर की तरफ अवेलेबल है, उसके उस पे अवेलेबल ही नहीं है। तो अब समझ में आया आपको कि साइक्लोप्रोपेन रिंग कैसा है? तो अभी इतना बताओ, फिर आगे बताते हैं। इतना कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो, कॉपी करो दोस्त। अरे हमें वो डांसिंग रेजोनेंस तो बाद में, बहुत इजी होता है वो, लेकिन पहले बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी के बारे में, 3 मेंबर की रिंग के बारे में बता तो दें दोस्त, जल्दी करो। सब लोग ड्रॉ करिए इसको जल्दी से। केमिकल बॉन्डिंग में बाकी डिटेल हाइब्रिड ऑर्बिटल वाली बता चुके हैं, जल्दी करो। इसे कॉपी करो, राइट वाला, हम लेफ्ट पे कुछ और लिखने जा रहे हैं। जल्दी करो भैया। ये ऑनलाइन वालों को ज्यादा नॉइज तो तुम्हें इधर से नहीं आ रही है? हेलो? नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो दोस्त बनाओ इसको, जल्दी से सब लोग बनाओ, फिर हम आगे बताते हैं। ड्रॉ कर लिए भैया? बताते रहना दोस्त, ऑनलाइन वालों तुम लोग भी, नहीं तो हम पता लगे हटा दें यहाँ से। ड्रॉ हो जाया करे तो तुम लोग बता दिया करो भैया, नहीं बताओगे तो हम कब तक वेट करेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा किसका हो गया किसका नहीं हो गया। यस सर, हो गया। कॉपी कर लिए? चलो देखो अब सुनो, ये हो गया। अच्छा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन क्या होता है? साइक्लोप्रोपेन होता है। यहाँ पे क्या होता है? CH2 प्लस, यही है ना। तो CH2 प्लस का मतलब किसी भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब वेकेंट ऑर्बिटल हो गया उसके पास, वेकेंट ऑर्बिटल है ना। तो वेकेंट ऑर्बिटल का मतलब ये है दोस्त कि हम ऐसे खाली ऑर्बिटल एक लिख देते हैं। वेकेंट ऑर्बिटल का यही तो मतलब है कि कार्बन पे खाली ऑर्बिटल लिख देते हैं। अरे जो ये लिखे हुए उसको हमने कार्बन पे खाली ऑर्बिटल लिखा दिया, ठीक। अब जो ये साइड्स हैं इसकी, ये वाली साइड्स, ये तो बल्जिंग आउट है, बाहर की तरफ है। इनके शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इस ट्रायंगल, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है आपने, इसके बाहर की तरफ होंगे। तो इनका जो ऑर्बिटल्स होते हैं, रुक जाओ अभी हम ये बनाने देना थोड़ा, इसमें तुम्हें चालाकी लगानी पड़ेगी। स्ट्रक्चर ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, ऐसे वो सिर्फ बता रहे हैं तो ऐसे, मतलब एक खाली ऑर्बिटल है ऐसे, और ये खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं किसके? इनके, ध्यान से देखना,
इस कार्बन का जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था, sp2 हाइब्रिडाइज, और इस कार्बन का जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में जिस जगह पे ओवरलैप कर रहे होते हैं, वो जगह जो ये वाला ऑर्बिटल है ना उससे ओवरलैप कर रही होती है, मैचिंग जगह होती है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे देखो कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये इतने बाहर निकले होते हैं कि अगर इस कार्बन से कोई कार्बन लगा दो तो उसका खाली ऑर्बिटल आएगा, तो उस खाली ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन्स आने लगते हैं। कोई बोले कितने आने लगते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं आते, देखो थोड़ा थोड़ा आने लगे हैं। और वैसे ही इस वाली जगह पे, इसमें ऐसे इस वाले कार्बन से जब आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओगे तो इसके भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के, ये बेयर्स ने बताया डांसिंग रेजोनेंस कुछ और चीज है। इन्होंने बोला यहाँ पे भी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये भी थोड़ा थोड़ा इस ऑर्बिटल से ओवरलैप करने लगे हैं। बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होती, थोड़ी थोड़ी ऊपर भी होती है, थोड़ी थोड़ी नीचे भी होती है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा इधर वाले तो ऐसे ही रहेंगे, इधर वाले थोड़ी ओवरलैप कर जाएंगे कहीं पे, इधर वालों से थोड़ी मतलब है कहीं पे। तो इधर वाले तो ठीक है, इस लाइन के बियॉन्ड ही रहते हैं। मतलब ऐसे अगर ये लाइन डैश 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 कर दो आप, तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि भाई हमने क्या किया हुआ है। अरे ये डैश 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 तो जस्ट एक तरीका है कि भाई ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बाकी आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में कहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं, इसके तो कहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो देखते हैं कि भैया जो CH2 का वेकेंट ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन आने लगे, तो ये तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया। रादर हम लोग हर जगह क्या देखते हैं, अभी तक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या देखते थे, डिस्पर्जन होता था। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या चाहते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए, उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, उसका पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो जाए। इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होता था, हार्डली 1 to 3% इलेक्ट्रॉन जाने की टेंडेंसी होती थी। रेजोनेंस में क्या होता था, डीलोकलाइजेशन होता था। यहाँ पे क्या है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही इस ऑर्बिटल में ओवरलैप करने लगे। तो इस पॉजिटिव चार्ज को फील होगा कि इसके जो साइड के शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे ऑर्बिटल में आने लगे। तो एक तरह से रेजोनेंस से भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस में भी डीलोकलाइजेशन होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन परमानेंटली थोड़ी मिल जाते हैं। यहाँ पे इस वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ CH2 प्लस को, ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है इस कार्बन का, उसी के ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर रहे हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये दो इलेक्ट्रॉन है, तीन तीन ऑर्बिटल में ओवरलैप कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं भैया। अब ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल भी क्लेम करेगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल भी क्लेम करेगा, ये वेकेंट ऑर्बिटल भी क्लेम कर सकता है थोड़ा थोड़ा। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो रही है। रादर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक प्योर पी ऑर्बिटल बोल सकते हो। समझ में आ रहा है दोस्त। तो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग की वजह से, ये इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग की वजह से ये पूरा का पूरा हाइब्रिड ऑर्बिटल फील करेगा, रादर ये वेकेंट ऑर्बिटल की हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए। ये रीजन है, बेयर्स ने बोला कि भाई इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को कुछ ज्यादा ही फील होने लगता है कि हम तो डेफिशिएंट है ही नहीं, हमारे अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, इस वाले बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन, इस वाले बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन हमारे अंदर घुस गया है। जैसे ये समझ रहे हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको एक्चुअली में ये फील होगा कि CH2 के ऊपर जो प्लस है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये वाले शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज ऐसा है इनका या इनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें ओवरलैप करते हुए नजर आ रहे हैं इस कार्बोकेटाइन के साथ। समझ में आ रहा है भैया। कोई बोले सर इसमें फिर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अरे 4 नहीं होंगे, दो पूरी तरीके ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, कुछ पोर्शन इस वाले शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ओवरलैप कर रहा है इसमें, कुछ पोर्शन इस वाले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ओवरलैप कर रहा है इसमें, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है ना। ओवरलैपिंग स्टेट में है, कोई कोऑर्डिनेशन थोड़ी हो रहा है। समझ रहे हो दोस्त। तो इस वजह से ये वाला पॉजिटिव चार्ज, हाँ दोस्त, बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी से ये वाला पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल माना जाता है। इवन इतना ज्यादा स्टेबल माना जाता है कि अगर आप लोग पीएच के ऊपर CH2 प्लस लगा दो और बोलते हैं तुम बेंजीन के ऊपर CH2 प्लस लगा दो, तो कोई बोलेगा बेंजीन के ऊपर जो CH2 प्लस है वो तो पूरे बेंजीन में डीलोकलाइज हो रहा है, फिर भी उससे ज्यादा स्टेबल ये है क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। और ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इस बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इसी को एक तरह से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं काफी हद तक, पूरा तो नहीं खत्म कर पाएंगे लेकिन काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है भैया, इसलिए स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है। ये साफ साफ ड्रॉ कर लोगे आप लोग।
कर लोगे दोस्त ऑनलाइन वाले, कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ तो बनाओ, अब बना लो इसको, तो थोड़ा हम साफ साफ बना लें। चलिए ड्रॉ करिए। थोड़ा कचरा सा है लेकिन बनाओ इसको। और क्या बनाया, कई कलर का पेन होता है अभी ऑफलाइन में, उसमें होते तो बनाते, ऑनलाइन में यहाँ कई तरह के पेन नहीं यूज कर पाएंगे। बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी ये होती है। लोगों ने बोला सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन। अब भाई मेडिकल वालों को अभी इतना 3 डायमेंशन समझाएंगे तो घबरा जाएंगे वो लोग, इसलिए उनके लिए मतलब जो लोग इतना इजीली मैथमेटिकल या एनालिटिकल नहीं होते, जिनको 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल विजुअलाइज करना, बल्जिंग आउट स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, उनके लिए डांसिंग रेजोनेंस बताया जाता है। इतना कॉपी करो फिर बता रहे हैं इसी का एक्सप्लेनेशन डांसिंग रेजोनेंस से। इसी को एक्सप्लेन करेंगे डांसिंग रेजोनेंस। लेकिन एक्चुअल थ्योरी, प्रिसाइज थ्योरी, एब्सोल्यूट थ्योरी बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी ही होती है, उससे एक्सप्लेनेशन सही आया हुआ है। लेकिन वो क्या है, क्वांटिटेटिव लेवल पे नहीं बता पाती। क्वालिटेटिवली समझा दिया कि जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है साइक्लोप्रोपेन की साइड्स जो बल्जिंग आउट हैं, उनके शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर रहे हैं वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ CH2+, और ओवरलैप कर रहे हैं तो CH2+ जो लिखा हुआ है उसको लगेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है भैया। बनाओ जल्दी बनाओ। लेफ्ट वाला कॉपी हो गया भैया, बेयर सिंगल स्ट्रेंथ थ्योरी। बहुत बढ़िया। देखो डांसिंग रेजोनेंस कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, इधर देखो दोस्त सब लोग, अगर अच्छा हो गया क्या, इसे कॉपी मत करो, इससे पहले देखो डांसिंग रेजोनेंस क्या है। कोई एक्सपेरिमेंटल कोई ऐसी चीज नहीं, थ्योरेटिकली बताया गया। इसको जब ऑब्जर्व किया गया ना, तो ऑब्जर्व करने के बाद इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड और सब कुछ देख लिया गया, कितने बॉन्ड हैं कितने एटम्स हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन किया जाता है इस थियरी से। ये थियरी बनाई गई है ना, जिससे कि वो चीजें एक्सप्लेन हो जाए। लोगों ने बोला कि सर ये CH2+ है और CH2+ के ऊपर मतलब पॉजिटिव चार्ज है, अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बोलते हैं जब ये 3 मेंबर के रिंग, इतनी ज्यादा एंगल स्ट्रेन है इसमें, इतना ज्यादा स्ट्रेन है एंगल में, एकदम मतलब जैसे रस्सी बांध लो आप ट्रायंगल के, और उसको एक जैसे आपके पास स्ट्रिंग होती है, धागा होता है, टाइट करके उसको एकदम टाइट करके 3 ऐसे साइक्लोप्रोपेन बना दो, तो हल्का सा भी इसको टच करोगे नाइफ से, खट से टूट जाएगा वो। ऐसे ही तो होता है ना, ऐसे मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेन, बहुत ज्यादा टेंशन अगर वायर में,
हल्का सा भी उसको अगर आपने कट किया टूट जाएगा तुरंत। तो उसी तरीके बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन की रिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, तो बोलते हैं इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए थ्योरेटिकल अप्रोच है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। सपोज करो तुम बोलोगे सर रेजोनेंस तो हमने सिर्फ पाई बॉन्ड में देखा है, तो पहली बार देख रहे हो सिग्मा बॉन्ड में, इसीलिए तो अलग से इसको पढ़ा रहे हैं डांसिंग रेजोनेंस। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूट के सपोज करो यहाँ पे आ गया, तो जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और ये क्या है प्लस, तो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओ यहाँ नहीं, इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा दोस्त, बताओ। और डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हाँ, तो ये CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म, तो ये सिग्मा बॉन्ड भी गायब हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड रहा ही नहीं, तो इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा दोस्त, इस जगह पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव, ये CH2 है। कोई बोले अच्छा सर हम इस वाले सिग्मा बॉन्ड को भी तो रोटेट तोड़ सकते थे, तो इस वाले सिग्मा बॉन्ड को भी दूसरी कंडीशन में आप ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही टाइप के हैं। तो अगर ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जाएगा, अगर ये वाला इधर की तरफ गया होगा तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, बताओ दोस्त। और ऐसे स्ट्रक्चर और ऐसे थ्योरेटिकल अप्रोच है ये समझाने का, तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। बेस वाला कभी नहीं टूटेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो बेस वाली है ये कभी नहीं ब्रेक होगी, क्योंकि कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन पे नेगेटिव बनाना है, तो जो उससे एडजेसेंट साइड्स हैं उन्हीं को तोड़ोगे। एक तरह से यही बताना चाह रहे हैं कि ये वाली जो साइड के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये वाले साइड के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनका रेजोनेंस हो रहा है इसके साथ, तो चाहे बेयर सिंगल स्ट्रेन थ्योरी से आप देखोगे हो तो वही रहा था, उसी को हमने रेजोनेंस के फॉर्म में दिखाया कि इसके शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, इसके भी शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो बोलते हैं भैया ये डांसिंग रेजोनेंस टाइप से है, क्योंकि एक बार मूव ऐसे हुआ फिर एक बार ऐसे हुआ, समझ रहे हो ना दोस्त, इधर की तरफ ऐसा नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही कि कभी इधर और कभी इधर ऐसे ही मूव्स निकालना, बस इसलिए इसको डांसिंग बोल देते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, अच्छा ये भी है, मतलब एक ही पर्टिकुलर से दो स्ट्रक्चर बन गए रेजोनेटिंग, और एक बार इधर की तरफ ऐसे फिर ऐसे ऐसे होता जा रहा है। तो देखो ये क्या है एक्चुअल स्ट्रक्चर, इन तीनों स्ट्रक्चर का एवरेज आएगा एक्चुअल स्ट्रक्चर, तो ऐसे है ये। हमेशा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था, हमेशा ये बेस वाला सिग्मा बॉन्ड था, हमेशा था बेस वाला, ये सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे एक बार सिग्मा बॉन्ड था, एक बार नहीं था, एक बार था, है ना, तो पार्शियल आएगा सिग्मा। यस सर। हाँ तो पार्शियल सिग्मा आएगा, ये पार्शियल पाई अभी तक सुने थे लो, पार्शियल सिग्मा आ रहा है। वैसे ही इस वाले सेगमेंट में कभी बॉन्ड था ही नहीं, यहाँ पे था, तो इसका मतलब इधर भी पार्शियल सिग्मा आएगा, पूरा का पूरा बॉन्ड थोड़ी था वो, कभी बॉन्ड था कभी नहीं था, तो ऐसे पार्शियल सिग्मा ये भी आ गया। इस सीसी के बीच में, इस सीसी के बीच में कभी सिग्मा है कभी पाई है, तो पार्शियल पाई बॉन्ड आ जाएगा दोस्त, नहीं समझ रहे हो, हेलो, अरे ऑनलाइन Yes, वाले sir. नहीं समझ रहे हो, पार्शियल पाई हो गया। हाँ दोस्त, इस कार्बन पे कभी पॉजिटिव चार्ज था कभी नहीं था, कभी नहीं था, तो इसका मतलब इस कार्बन पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। वैसे लेफ्ट वाले कार्बन पे कभी पॉजिटिव था कभी नहीं था, कभी नहीं था, तो यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, और नीचे वाले कार्बन पे भी डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, और इन सारे तीनों डेल्टा पॉजिटिव का समेशन जो आएगा 1/3 है। तो समझ रहे हो आप लोग कितना आएगा, बताओ भैया। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये आ रहा है। अब बॉन्ड ऑर्डर कोई पूछेगा इसमें, बॉन्ड ऑर्डर बताओ कि इस कार्बन के बीच में एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, इस कार्बन के बीच में एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, इस कार्बन के बीच में एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है। तो बॉन्ड ऑर्डर अभी हम बताते हैं, पहले आप लोग ये बताओ ये समझ में आ रहा है मूव्स वाला। अबे डांस करते टाइम कभी इधर नहीं होता आदमी, कभी इधर होता है, तो उसी तरीके बोला इसको डांसिंग रेजोनेंस टाइप से, समझ रहे हो। ये एक्चुअल तरीका नहीं है, एक्चुअल तरीका तो बेयर सिंगल स्ट्रेन थ्योरी है, लेकिन जो इससे रिजल्ट्स आते हैं उस रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए डांसिंग रेजोनेंस यूज किया गया है, और उससे एक्सप्लेन हो भी जाता है।
बनाओ फिर बताते हैं। अभी बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना है तुम्हें। करो, हाँ ठीक है, अभी और बताते हैं। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। जल्दी उसे कॉपी कर लो, फिर ये बॉन्ड ऑर्डर वाला लिखो। कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 के बीच में कितना बॉन्ड होगा, एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड। कार्बन 2 कार्बन 3 के बीच में, कार्बन 3 कार्बन 4 के बीच में, कार्बन 2 कार्बन 4 के बीच में एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आएंगे? एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आएंगे? ये बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। नंबरिंग कर दिया हमने। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन, डांसिंग रेजोनेंस हो गया भैया। एक्चुअल स्ट्रक्चर एवरेज स्ट्रक्चर बना लो उसको, और उसके बाद आप ये बताओ कि इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आएंगे। एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड समझ रहे हो दोस्त? 5/3। बता भैया, कॉपी कर लियो भैया, बहुत बढ़िया। इधर देखो, सुनो तो, एक सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, एक सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या दो बॉन्ड हैं, दो बॉन्ड। ये दोनों के दोनों बॉन्ड कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हैं? 4 जगह, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, सॉरी 3 जगह। इस जगह पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इस जगह पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इस जगह पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इसका मतलब दो बॉन्ड ब्रेक होके 3 जगह फैले जा रहे हैं। नहीं समझ रहे हो क्या भाई? ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, दो बॉन्ड टूट रहे हैं, 3 जगह फैले जा रहे हैं, तो हर जगह कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 2/3 2/3 2/3। यस तो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में एक बॉन्ड तो हमेशा था, सिग्मा वाला एक हमेशा ही था, और 2/3 अभी आया है। कितना हो जाएगा ये? 5/3। कार्बन नंबर 2 और 3 में, 2 और 3 में बस 2/3, और 2 और 4, 3 और 4 में 1, 1 और 2 और उसमें 4 में 2/3। 2/3। एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड यही तो आएंगे। यहां से और तुमको समझ में आ रहा है, यही रीजन है, इंटरेस्टिंग चीज यही तो है कि भैया जो ये वाला बॉन्ड है, इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे नया नया बॉन्ड बनाने लगे। तो नया बॉन्ड बनाने लगे तो इस पॉजिटिव चार्ज को ही न्यूट्रलाइज करोगे तभी तो नया बॉन्ड बनेगा भाई।
नहीं समझ रहे हो? तभी तो ये 1.66 बॉन्ड बना होगा, 1.67 बॉन्ड। नहीं समझ रहे हो दोस्त? बनाओ। Yes, हो sir. गया डांसिंग रेजोनेंस फिनिश। चलो जल्दी करो। जल्दी करो भैया। ये 3 कार्बोकटायन लिखे हैं, इनमें स्टेबिलिटी बताओ। 3-2-1. 3-2-1, क्योंकि तीसरे में तो बहुत ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस होगा। ऐसे ये 3 कार्बोकटायन लिखे हैं, इनमें स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो। 3 मोस्ट स्टेबल होगा क्योंकि उसमें तो खूब ज्यादा रेजोनेंस होगा। Compare stability of following carbocations. ये कार्बोकटायन लिखे हैं काफी सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कार्बोकटायन लिखे हैं। 11। इनमें स्टेबिलिटी बताओ।
बताते रहो दोस्त। ये क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा, इन कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इनमें कंपेयर करना है स्टेबिलिटी, इनमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। बेसिक स्ट्रेंथ फोर्स वाले में कंपेयर करना है। चलो बताओ, राइट वाले पहले बताओ क्या आया भैया उधर वाला। स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 2 3 सीक्वेंस में ऐसे कर लेना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है, बताओ भैया। फिर 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 4 के बाद 11 कब आएगा? 4 के बाद या पहले नंबर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे? 4 के बाद या 4 के पहले? 4th के बाद। अच्छा चलो, नंबर 1 कौन आएगा? 10 आएगा। सब लोग गलत हो दोस्त, सब साले गलत। इधर देखो, ये पॉजिटिव चार्ज ट्रोपोलियम है ना, बहुत फेमस है ये। क्यों नहीं जानते? ट्रोपोलियम में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल शुरुआत के 10 में। ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज करता है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है इसको पूरी तरीके खत्म कर देगा। पॉजिटिव है ही नहीं। कोऑर्डिनेशन समझते हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब एक कोऑर्डिनेट, अच्छा, हर एवरी सिस्टम ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अगर ये कोऑर्डिनेट कर देगा तो कोऑर्डिनेट करने के बाद तुमको क्या लग रहा है
कि ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास पहले भी था, एक बचा हुआ, एक अभी भी रहेगा, और ये हो गया CH3। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये जो बॉटम पे स्ट्रक्चर लिखा है इसमें किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? नो सर। किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है। ये मॉलिक्यूल 100% स्टेबलाइज है, कहीं कोई कार्बोकटायन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन ने कंप्लीटली अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने की वजह से 100% स्टेबलाइज हो गया। बाकी सब में क्या है, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर स्टेबलाइज हो रहा है। बाकी सब में पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जा रहा है क्या? खत्म तो नहीं हो रहा है ना। इसमें खत्म हो गया। इस ऑक्सीजन की जगह तुम NH भी लगा सकते थे, इसकी जगह सल्फर भी लगा सकते थे, इसकी जगह कुछ और इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग एलिमेंट लगा सकते थे। तो ये मॉलिक्यूल ही 100% स्टेबलाइज हो गया। 100% स्टेबल हो गया। कोई बोले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, अरे ठीक है, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया सबका। बाकी जो तुमने 1 से 10 लिखे हुए हैं, इनमें किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के प्रोसेस में रेजोनेट कर रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के प्रोसेस में डिलोकलाइज कर रहे हैं। समझ रहे हो भैया? इसलिए 11th वाला मोस्ट स्टेबल। फिर आएगा 10th वाला। 11 फिर 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 6 5 4 3 2 1। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी का लिखा हुआ है पूरा क्वेश्चन, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। समझ रहे हो भैया ऑनलाइन वाले तुम लोग? यस सर। बोलते नहीं हो साले। यस सर। हाँ दोस्त, बहुत बढ़िया। कंप्लीट ट्रांसफर हो जा रहा है ऑक्सीजन में। कोई बोले इस ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन होता तो तब भी उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। कोई बोले सल्फर होता तो बिल्कुल उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी ट्रांसफर कर देगा। तो ये कर सकते हैं, जल्दी करो, इनको कॉपी करो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर रीजन लिख लो, बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम लोग परेशान रहोगे। अब तुम लोग ऐसे ही एक लाइन में लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा एम्फसाइज करके अच्छे से एलाबोरेट करके लिख लो कि इस O की जगह नाइट्रोजन होता तब भी आंसर यही आता। नो डाउट ट्रोपोलियम बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म थोड़ी हो जाता है। उधर वाले करो, लेफ्ट वाले।
ये 5 मॉलिक्यूल लिखे हैं, इनमें कंपेयर करना है एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करना है। पहले लेफ्ट वाले कर लो, फिर इन पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, जो लेफ्ट साइड पे लिखा है उसको कौन बताएगा, क्या है उसमें ऑर्डर, बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सर 1 2 3 4। 1 2 3 4 एक लोग बोल रहे हैं, और बताओ। 3 2 4 3 2 4 1, और बताओ। 2 1 3 4, बहुत प्यारा, और कोई बताओ। ओ, और बताओ। फिर साले कोई नहीं बता रहे हो, ऑनलाइन वाला कोई, एनीबॉडी, कोई बड़ी नहीं। चलो चलो कोई बात नहीं, इधर सुनो। सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ वाला है इसमें, फिर है सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला। साले पगले हो तुम लोग एकदम। अभी यहाँ पे एक नीचे लिखे थे, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको 100% स्टेबलाइज कर देगा, कोऑर्डिनेट कर देगा। पॉजिटिव चार्ज अल्टीमेटली क्या चाहता है, 100% स्टेबलाइज होना। अच्छा, अगर हम ये लिख देते हैं, सपोज करो CH3C ट्रिपल बॉन्ड O पे एक प्लस लगा देते हैं, एक लोन पेयर लगा देते हैं, इसमें बताओ सबका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। जो पूछे साले उतना बताया करो, बताओ कंप्लीट है ऑक्टेट। यस सर। भैया लेफ्ट वाले कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस वाले कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इस वाले ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड है और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कंप्लीट है। और वो एक्चुअली में इसी वाले स्ट्रक्चर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर जाए इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे, तो कार्बन पे पॉजिटिव, तो इसके ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पहले से, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। नहीं समझ रहे हो, नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, समझ में आ गया भैया, बताओ भाई। यस सर। तो अब क्या तुमको समझ में आ रहा है, लास्ट वाला मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जा रहा है भाई, 100% स्टेबलाइज हो जा रहा है। कोई बोले यहाँ ऐसा क्यों नहीं है, यहाँ तो एकदम, ये कार्बन पे डेल्टा प्लस होता है, ऑक्सीजन दूर है, और ओवरऑल CH3C डबल बॉन्डों का माइनस आई इफेक्ट लगता है, बहुत पावरफुल माइनस आई। रेजोनेंस तो दूर की बात, यहाँ क्लोरीन का थोड़ा सा माइनस आई लगता है, थोड़ा सा माइनस आई, बहुत ज्यादा उसके पहले वाले कंपैरिजन में कम होता है, ये वाला थोड़ा बड़ा माइनस आई होता है। और ये तो रेजोनेंस है, तो क्या समझ में आ गया, 4 2 3 1, नहीं समझे। यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त, लिखो फिर 4 हटा दें इसको। अब तो अरे कुछ तो लिखा करो एलेबोरेट करके, तुम लोग कॉपी करके बैठ जाते हो छाप के एकदम। अब आज नहीं बता पाए हो तो फिर आगे पूछेंगे तो फिर नहीं बता पाओगे, अगर अच्छे से लिखे हुए नहीं हो, सोचोगे नहीं इसके बारे में। चलो थर्ड वाले के बारे में क्या ख्याल है। 3 1 2। 3 1 2, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक। अब दो एरोमेटिक में जो ज्यादा बड़ी साइकिल होती है वो ज्यादा एरोमेटिक। 3 1 2, और बताओ बे।
बेसिक स्ट्रेंथ, हम लोग बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर बताए हुए हैं। जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में बेसिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। लीस्ट बेसिक थर्ड वाला होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया और इतना ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया कि उसको एरोमेटिक सिस्टम बनाना है ना रेजोनेट करके। तो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट नील है इनके बाकियों के कंपैरिजन में। तो 1 सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। बताओ बेसिक। बेसिक स्ट्रेंथ, चलो ये बताओ क्वेश्चन कॉपी कर चुके हो क्या? अभी जगह नहीं है। ए, अभी लिख रहे हैं, इसको मत लिखना, अभी जगह नहीं है, मैं और लिखना है। चलो इधर देखो, रेजोनेंस एनर्जी का क्या मतलब होगा? जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, जितने ज्यादा एरोमेटिसिटी होगी किसी मॉलिक्यूल में उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। इसमें बताओ सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन सा है? कोई बात नहीं, रेजोनेंस एनर्जी तब कही जाती है जब रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करें। इस कार्बन पे माइनस है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो कार्बन से कार्बन में ओवरलैपिंग बहुत आराम से हो जाएगी, हो जाएगी। तो जब कार्बन पे ओवरलैपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन पहले से है और ये वाला जो माइनस चार्ज है ये बोलेगा देखो ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, भाई लोग तुम लोग पहले से पड़े हुए हो ना, हम एकदम तुम्हारे जैसे हैं क्योंकि हम भी तो कार्बन है। नहीं समझ रहे हो दोस्त? तो ये दो इलेक्ट्रॉन जब डिलोकलाइज करेंगे तो इन दोनों कार्बन के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पाई वाले, इनको कभी फील ही नहीं होगा कि जो बाहर रखा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो डिस्टिंक्ट है, क्योंकि सब कार्बन कार्बन है, बेस्ट ओवरलैपिंग होगी। पूरे के पूरे 6 पाई इलेक्ट्रॉन 100% आराम से डिलोकलाइज हो जाएंगे। जब नाइट्रोजन पे माइनस पे आओगे तो नाइट्रोजन बोलेगा ये तो कार्बन पे माइनस था, हमारे पास भी माइनस है, हम भी डिलोकलाइज करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो बाकी वाले ये जब भेज तो देगा अपने इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस करवा देगा, एरोमेटिक करवा देगा, लेकिन अपने माइनस साइड इफेक्ट से थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ पुल भी करता रहेगा। प्राउड नहीं होगा उसको कि हम नेगेटिव चार्ज है, हमारा इलेक्ट्रॉन चाहिए। नहीं समझ रहे हो भैया? बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे तो। थर्ड में आओगे तो सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन करोगे तो इस नाइट्रोजन के पास माइनस था, ये बोलेगा कम से कम हमारे पास माइनस चार्ज था, हम इजीली डोनेट कर सकते थे। इसके पास थोड़ी माइनस है, रिलेटिवली डिफिकल्टी से डील करेगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन होगा? ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। बताओ। ऑक्सीजन पे आ जाओ।
ऑक्सीजन में जो आएगा ये बोलेगा भाई हम भी अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट डोनेट करवा सकते हैं, एरोमेटिक बना देंगे, लेकिन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उतना ज्यादा नहीं देगा ना। देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन हर जगह डिलोकलाइज कर रहे हैं, एरोमेटिक तो सभी हैं, समझ रहे हो। लेकिन सबसे ज्यादा ये फिर ये फिर ये फिर ये, समझ में आ रहा है आपको। सल्फर के केस में आओगे, सल्फर बोलेगा हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, डोनेट तो कर सकता है, लेकिन थर्ड पीरियड के एलिमेंट सेकंड पीरियड के एलिमेंट से ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। बाकी सब में क्या 2p ओवरलैपिंग थी, 2p सेकंड पीरियड 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 सेकंड पीरियड। यहाँ पे तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड सल्फर हो गया, तो ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होगी ना, तो इसका मतलब ऑक्सीजन वाला थोड़ा ज्यादा एरोमेटिक होगा। सेलेनियम आ गया फोर्थ पीरियड का, ये और नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी या सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन या एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस या एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी, इसमें फिर इसमें यही सब ऑर्डर है। रीजन लिखो इनके, रीजन जल्दी जल्दी। ऑनलाइन वाले कोई डाउट? सेकंड और थर्ड वाले को जैसे कंपेयर किया, एक और बता दीजिए। इतने देर में पूछोगे तो नहीं बताएंगे। चलो तुम लोग बताओ भैया, कोई डाउट? जल्दी इसको कॉपी कर लो, फिर आगे चल के बताते हैं। हो गया भैया, ये क्लियर हो गया रेजोनेंस वाला? ठीक। अब रुको, ये 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, 4 नहीं मतलब मॉलिक्यूल्स ऐसे। नाम तो जानते ही होंगे इनके, नहीं जानते हो भैया इनके नाम? जानते होगे? यस सर। ठीक। पहले वाले का नाम क्या होता है? बेंजीन। बेंजीन, बहुत बढ़िया दोस्त। इसका नाम फिनोल। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन होता है, नेफ्थलीन होता है भैया। इसका नाम एंथ्रा, एंथ्रासीन। और लास्ट वाले का नाम कोई बात नहीं, फिनांथ्रीन, फिनांथ्रीन होता है दोस्त, फिनांथ्रीन। पहले ये लिखो, फिर कंपेयर क्या क्या करना है हम बताते हैं। पहले लाइन से लिखना, ठीक है, जैसे भी चाहते हो लिख लो। पहले कॉपी करो, फिर वन बाय वन इनमें हम कंपेयर क्या करना है वो बताते हैं।
हो गया कॉपी? लिखो कंपेयर, पहला वाला पार्ट, रेजोनेंस एंड ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी। कंपेयर फर्स्ट पार्ट लिखना है आपको। कंपेयर में पहला वाला पार्ट, ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी, ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी। सेकेंड वाला पार्ट लिखना है आपको, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, कई रिंग है ना तो पर रिंग, ठीक है, पर रिंग। थर्ड वाला भी बता रहे हैं, रुक जाओ पहले क्वेश्चन करा लें दो, फिर थर्ड वाला जब समझा लेंगे तब आप क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, तो बोलोगे सर हमको कैसे पता लगेगा? यहाँ आपको फैक्ट बेस पे याद करना है। इसकी ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। बोलोगे आपको कैसे पता? हमने भी पढ़ा है। तुम्हें कैसे पता लगेगा? क्योंकि हमने तुमको बताया है। मतलब और इसका कोई थेरेटिकल मतलब, थेरेटिकली आप कैसे 36 कैसे देख पाओगे? पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। एक डेटा तो याद कर, ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी इसकी जो होती है वो होती है 61 किलो कैलोरी पर मोल। इसकी होती है ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी 84 किलो कैलोरी पर मोल। और लास्ट वाले की होती है 91 किलो कैलोरी पर मोल। पहले तो ये ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर लिखो। ये हाइपर कंजुगेशन में फिर आएगा, लेकिन अभी याद कर लो, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में इसके आगे की चीज बताएंगे तो हम पूछेंगे ये वाली वैल्यूज तुम लोगों से। काफी क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। देखो थेरेटिकली सब कुछ ठीक है, का डेटा तो याद रखना ही चाहिए। ये समझ में आ रहा? ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी है बेंजीन की है, नेफ्थलीन की है, एंथ्रासीन की है, फिनांथ्रीन की है। ये ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहे हैं हम अभी। ये मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, ये इनकी ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी। ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी है ये। बेंजीन में कितनी रिंग है? एक रिंग है ना। अबे तो जो ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी है वही बेंजीन वाली एक रिंग की रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? नेफ्थलीन में कितनी रिंग है? 2 रिंग, तो पर रिंग कितनी हो जाएगी? 30.5 किलो कैलोरी पर मोल। ये रेजोनेंस एनर्जी क्या है? पर रिंग है ना ये। अबे पर रिंग, 2 रिंग है तो हर रिंग की रेजोनेंस एनर्जी होगी एवरेज में। इसमें क्या आएगी? देखो साले 3 रिंग है, 28 D8 28 हो जाएगा भैया किलो कैलोरी पर मोल। और ये रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग है, 3 रिंग है तो एक रिंग की इतनी हो जाएगी। और लास्ट वाले में क्या आएगा? 30.3 किलो कैलोरी पर मोल पर रिंग। तुम बोलोगे सर इसको क्यों बता रहे हैं? आता है क्वेश्चन एग्जाम में। उस टाइम कोई बोले सर हम थेरेटिकली समझेंगे, ये करेंगे, नहीं कर पाओगे। कभी कभी डेटा की जरूरत पड़ती है। अगर हम नहीं बताएंगे क्वेश्चन आएगा तो बोलोगे टीचर ने हमारे बताया नहीं, वो बस ऐसा पढ़ाते थे जो हमको अच्छा लगता था, थेरेटिकली इंडक्टिव ये सब पढ़ाते थे। फैक्ट बेस्ड भी चीजें जरूरी है, नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आया हुआ है कभी न कभी तो इसलिए याद कर लो इसको, वैल्यूज। बेंजीन, नेफ्थलीन, फिनंथ्रीन और ये एंथ्रासीन।
समझ रहे हो भैया? हो गया। तीसरा क्वेश्चन एक्चुअली में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और कंबशन है, वो एक्चुअली जब अभी आपको पढ़ाएंगे ना हाइपर कंजुगेशन तब बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी आप देखो कि इसका आगे यूज करना है तो क्या है, पहले बेसिक बेसिक डेटा आपको पता लग गया। जब अभी हाइपर कंजुगेशन पढ़ाएंगे तो इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ओवरऑल कंपेयर करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर रिंग कंपेयर करेंगे, हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करेंगे, और भी बहुत स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, है ना। तो लेकिन अभी ये डेटा पता रहेगा तभी तो कर पाओगे। इतना समझ में आ गया दोस्त? चलो लिखो इसको जल्दी। हो गया? ऑनलाइन वालों कोई डाउट बता दो, इसमें कोई चीज डेटा कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो। चलो दोस्त नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नो सर। बहुत बढ़िया दोस्त। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा, एसिड वर्ड किस लिए यूज किया जाता है केमिस्ट्री में, आइडिया है किसी को? एसिड वर्ड तब यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब COOH ग्रुप होता है या SO3H ग्रुप होता है, तभी तो यूज करते हो। नहीं यूज करते क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड वर्ड कब यूज करते हो, जब COH होता है या SO3H होता है। हमने आपको कई क्लासेस में बताया है, इन जनरल ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल्स, ऑल सल्फोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे करके बताया। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें एसिडिक ग्रुप नहीं होता, फिर भी उनके नाम के आगे एसिड लिखा जाता है। जैसे जैसे हम ये बताना चाह रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें COOH ग्रुप नहीं होता, SO3H ग्रुप भी नहीं होता, फिर भी वो इनके कंपैरेबल एसिडिक होते हैं या इनसे ज्यादा एसिडिक होते हैं। जैसे पिक्रिक एसिड नाम सुने हो? क्या होता है? NO2 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 तीन लगा देते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। सुनो तो पहले रुकिए। इन जनरल जितने भी सल्फोनिक एसिड्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, और दे आर स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन फिनॉल, और स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन मेथनॉल, स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन वाटर, देन ऑल अल्कोहल्स, देन ऑल अमीन्स। ऐसे कह सकते हो। इन दोनों को एसिड कहा जाता है, पहले दोनों वालों को। लेकिन कुछ ऐसे एसिड होते हैं जिनमें एसिडिक ग्रुप नहीं होता और एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। समझ रहे हो? तो लिखो पहले, इन जनरल ऑल सल्फोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखो, जो लिखा हुआ है वही कॉपी करो। इन जनरल जितने भी सल्फोनिक एसिड्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। सारे सल्फोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऐसे ऑर्डर जो लिखा है ऑर्डर कॉपी करो। समझ रहे हो भैया? ऑर्डर कॉपी करोगे। पिक्रिक एसिड अभी बाद में लिखना, पहले ऑर्डर कॉपी करो।
ये बनाओ, ट्रायंगल जैसा एसिड दिख रहा है ना, ट्रायंगल डेल्टा जैसा लग रहा है ना, डेल्टा, तो डेल्टा का नाम होता है, इसका नाम डेल्टिक एसिड होता है, डेल्टिक एसिड। इसका नाम बहुत फेमस है, आईआईटी में भी पूछा हुआ है। तो स्क्वायर जैसा दिख रहा है, स्क्वेरिक एसिड, आईआईटी में भी पूछा है इसको, स्क्वेरिक को। थर्ड वाले का नाम कॉर्कोनिक एसिड, लास्ट वाले का नाम रॉ डिजोनिक एसिड, रो जानते हो? पहले इतना लिखो, ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं आपको, जल्दी करो। ये मॉलिक्यूल में कहीं भी कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप नहीं है, कहीं भी SO3H नहीं है, फिर भी ये सारे के सारे मॉलिक्यूल, सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं। ये जो चार मॉलिक्यूल लिखे हैं, डेल्टिक एसिड, स्क्वेरिक एसिड, कॉर्कोनिक एसिड, रोडिजोनिक एसिड, ऑल्दो इनमें किसी के पास भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है, फिर भी ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं। नहीं समझ रहे हो भैया? समझे? बहुत ज्यादा एसिडिक, मतलब जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है तो अल्कोहल और फिनॉल इनके आगे तो टिकेंगे भी नहीं। नहीं समझ रहे हो भैया? हाँ, बहुत बढ़िया दोस्त। कोई बोले ऐसा क्या खास बात है इनमें, तो हल्का सा इन्हीं का हम मान लो H+ हटा दें, सपोज करो। हम एक बात बताएं तुमको, अगर ये जो C डबल बॉन्ड हुआ है इसको तोड़ दो, तुम एक बात बताओ, क्या ये एरोमेटिक होता है? ये एरोमेटिक होता है पॉजिटिव लगाने के बाद? हम यहाँ पे O- लगा दे तब भी कोई बात नहीं, ये डबल बॉन्ड को तोड़ के O-, यहाँ पे तुम OH लगा दो तभी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। बताओ भैया। कोई बोले H+ हटा दिया तुमने, तो अगर H हटाओगे तो ये पहली बात O- इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, H+ हटने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगी, H+ हटने के बाद अगर O- रेजोनेंस करेगा तो एक एरोमेटिक सिस्टम में रेजोनेंस करेगा। नहीं समझ रहे हो? साले O पे माइनस आ गया, सपोज करो H+ हटा दिया तुमने इसमें से, तो H+ हटाने के बाद O पे माइनस आएगा। ये O पे माइनस बहुत ज्यादा स्टेबल है। कोई बोले बहुत ज्यादा क्यों? पहली बात तो ये O पे माइनस जो पहले से OH लगा हुआ है, इसके H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ये हो गई। दूसरी चीज, ये जो एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग में ये पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करेगा। समझ रहे हो? स्टेबल हुआ, इसलिए इससे H निकालना बहुत इजी, आसान है। दूसरा वाला हम अगर आपसे पूछें, करवा चुके हैं ये, क्या ये एरोमेटिक है? यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो, यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो, है कि नहीं है? बिल्कुल एरोमेटिक है। यहाँ पे मान लो तुमने O- लगा दिया, यहाँ पे O- लगा दिया, अरे C डबल बॉन्ड O को तोड़ दो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस, ठीक। तो अगर यहाँ पे तुम्हारे पास OH लिखा है और तुमने यहाँ से एसिडिक H हटा दिया, तो क्या आएगा? O पे माइनस आएगा, और ये O पे माइनस पहली बात इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। दूसरी चीज, अगर रेजोनेंस करना होगा तो पूरे के पूरे एरोमेटिक रिंग में रेजोनेंस करेगा, ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन समझ में आ रहा है? वैसे थर्ड वाला
थर्ड वाला ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, ऐसे ही कर लोगे आप? बताओ भैया, नहीं समझ रहे हो? बनाओ, अब बना लो, अब नहीं बताएंगे। मतलब पहले लेकिन ये सब बनाना, ये नीचे वाले चारों बनाना, ऊपर वाले तो ऐसे हिंट के फॉर्म में। कोई रीजन पूछे तो रीजन बताने के लिए। ये डेल्टिक स्क्वायर नहीं बनाया हो, अभी बना लियो ना। हम नीचे वाला हटा रहे हैं, ऊपर वाला ड्रॉ कर लो। जल्दी करो भैया। ऊपर वाला हो गया दोस्त। हेडिंग लिखिए ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। अब इसमें 2-3 लाइनें लिखो, फिर ये दो बताते हैं आगे क्या है। ऑर्थो इफेक्ट कॉपी कर लिया वे? देखिए ऑर्थो इफेक्ट इज एप्लीकेबल इन, ऑर्थो इफेक्ट इज एप्लीकेबल इन, ऑर्थो इफेक्ट इज एप्लीकेबल इन ऑर्थो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड, ऑर्थो इफेक्ट इज एप्लीकेबल इन ऑर्थो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड and ortho derivative of aniline. Ortho effect is applicable in ortho derivative of benzoic acid and ortho derivative of aniline. Only, only लिखना है आपको, only सिर्फ और सिर्फ। Ortho effect is applicable in ortho derivative of aniline and ortho derivative of benzoic acid. आज हम आपको आपका इसका सारा चीजें बता देते हैं, प्रूफ बाद में दे देंगे, प्रूफ किसी दिन, है ना। जैसे क्या होता है, चलिए लिखिए नंबर 1, ऑर्थो इफेक्ट इन ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड। नंबर 1 लिखिए।
नंबर 1 लिखो, ऑर्थो इफेक्ट इन ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड। ऑर्थो इफेक्ट इन ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड। ऑर्थो इफेक्ट इन ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड, है ना। ऑर्थो इफेक्ट इन ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड। सुनो दोस्त, क्या होता है रिजल्ट। रिजल्ट देखिए पहले, हम लोग ये बोलते हैं, सुन लो भाई, कि बेंजोइक एसिड एसिडिक तो होता ही है, लेकिन इससे ज्यादा एसिडिक होता है अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा देते हो। कोई बोले कैसा ग्रुप लगाएं हम, अबे तुम्हारा जो मन करे, जैसा ग्रुप मन करे वैसा ग्रुप लगा दो। कोई बोले सर हम दोनों ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा देंगे तो क्या होगा, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ज्यादा एसिडिक और हो जाएगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर एंड टाइप ऑफ ग्रुप टेकन, अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे आपने कोई ग्रुप लगाया तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। पहले तो रिजल्ट याद करो। कोई बोले जी कैसा होना चाहिए, कैसा भी ले लो आप, प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप, माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप, प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप, माइनस आर इफेक्टिव ग्रुप, कुछ भी ले लो, समझ रहे हो। तो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ऐसे लिखो पहले, इतना लिखिए, जल्दी करो। और इसमें एक्सप्लेनेशन, अभी फिलहाल रिजल्ट ये लिखो, अभी के लिए रिजल्ट आपको ये लिखना है कि कोई भी ग्रुप अगर बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया गया तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज्यादा हो जाएगी। ऐसे अपने लैंग्वेज में लिख लो इसको, जहां भी लिख रहे हो। बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में उसके ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप लगा दोगे तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, बेंजोइक एसिड से ज्यादा हो जाएगी। कोई भी ग्रुप लगा दोगे अगर बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। रिजल्ट तो याद करो पहले। बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा अगर बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगाओगे तो। बेंजोइक एसिड से कंपेयर करवा रहे हैं हम। बेंजोइक एसिड से इसको लिखो भैया, 2-3 बार अपनी कॉपी में लिखो कि बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा देते हैं तो ग्रुप लगाने के बाद वो मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाता है। irrespective of nature and type of group added at ortho position, ग्रुप कैसा भी हो अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगाओगे तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। रिजल्ट आप पहले फैमिलियर हो जाओ, फिर सारा प्रूफ डिटेल सब बता देंगे आपको। बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगाते हो आप तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दोगे तो वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाता है, कैसा भी ग्रुप हो। कॉपी करो। ज्यादा एसिडिक हो जाता है, मोर एसिडिक। तो इनमें कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा भैया,
थर्ड वाला, फिर ऐसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता जाएगा। ये लास्ट वाला और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि NO2 एक और लगा दिया ना इसमें। एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में आ रही है आपको? अभी और लिखो, बता रहे हैं। बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, सिर्फ ऑर्थो की बात होती है, मेटा पैरा पे नहीं। बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगा देते हो तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज्यादा हो जाती है। दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लगा दोगे तो और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्त? ऑनलाइन वाले कॉपी कर लियो? यस सर। यस सर। हो गया भैया? आगे बताएं। चलो, ये रिजल्ट आपको समझ में आया? अभी एक क्वेश्चन और लिखोगे नीचे। इसमें भी अभी वो है, कभी कभी क्या होता है, ग्रुप्स भी साइज में डिफर करते हैं। जैसे देखिए, 3 एग्जांपल ये हो गए। फोर्थ एग्जांपल कि बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, एक बार हमने CH3 लगा दिया। अरे, बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में हमने एक बार CH3 लगा दिया और एक बार लगा दिया हमने बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में CH3। अरे, C के साथ 3 CH3 लगा दिए, CH3 CH3 CH3। तो ये भी बोलते हैं जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप लगाओगे ऑर्थो पे उतना ज्यादा और एसिडिक होता चला जाएगा, है ना भैया? अगर बल्कि तुमने लगाने शुरू कर दिया तो और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। रिजल्ट तो याद कर लो, जानते भी हो तुम लोग, जिस तरह बता रहे हो उस तरह लग रहा है कि समझ रहे हो, जानते हो इसका मतलब। इससे कोई बात नहीं, रिजल्ट तो लिख लो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी अगर ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप लगाते चले जाओगे। बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है और किसी से ना कंपेयर करने लगना। समझ रहे हो बे? पहले इतना लिखो, जल्दी करो। एसिडिक स्ट्रेंथ सब इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर, ज्यादा एसिडिक होते चले जा रहे हैं। बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, उसके ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगाने वाला उससे भी ज्यादा एसिडिक है, उससे ऐसे उससे भी ज्यादा एसिडिक है, ऐसे। जल्दी करो भैया। हो गया? अब लिखो रिजल्ट दूसरा वाला बता दें। ऑर्थो इफेक्ट इन ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, ऑर्थो इफेक्ट इन ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, ऑर्थो इफेक्ट इन ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, ऑर्थो इफेक्ट इन ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। ऑर्थो इफेक्ट इन ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। हम इसी में चेंज कर देंगे। सुनिए, तो पहले तो रिजल्ट ये लिखो, सुनो। अच्छा, एनिलीन बेसिक होता है एसिडिक होता है? बेसिक होता है ना। तो ये बोलते हैं, सुनिए,
यहाँ पे ये अलग से बॉक्स बना के लिख रहे हैं कि जो एनिलीन होता है, सुनो बे, देख लो पहले, जो एनिलीन है जिसके ऊपर NH2 लिखते हैं वो बेसिक है। अगर एनिलीन के रिस्पेक्ट में एनिलीन ही होना चाहिए और कुछ नहीं, एनिलीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा देते हैं तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज, अगर ऑर्थो पे और कोई ग्रुप लगा दोगे तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो भैया? उसमें बेंजोइक एसिड में क्या होता था, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगाने पे जी लगा रहे हैं, जी ऑनलाइन वालों दिख रहा है, छोटा तो नहीं दिख रहा है, समझ पा रहे हो? Yes, sir. जी हाँ दोस्त, ये हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। सुनो, रिजल्ट तो पहले आप ध्यान दे लो। तो रिजल्ट आपको ये लिखना है, सुनो, कि एनिलीन के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगाते हो तो वो कम बेसिक हो जाता है। दोनों ऑर्थो पे लगा देते हो तो और कम बेसिक हो जाता है। बेंजोइक एसिड में क्या होता था कि ऑर्थो पे ग्रुप लगाने पे वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाता था, दोनों ऑर्थो पे लगाते थे तो और ज्यादा एसिडिक हो जाता था। एनिलीन के ऑर्थो डेरिवेटिव में क्या हो रहा है कि एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ कुछ होती है, ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा दोगे तो कम बेसिक हो जाएगा, और ऑर्थो पे लगाओगे तो और कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले इसको कॉपी करो और ये रिजल्ट्स लिखो जो हमने भी आपको बताया, रिजल्ट्स लिखो। पहले उसको कॉपी करो जो हमने बोला है अभी, और फिर उसके बाद रिजल्ट्स लिखो कि एनिलीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगाते हैं तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज एनिलीन के कंपैरिजन में होती है, किसी और से कंपेयर करके इंक्रीज डिक्रीज की बात हम कभी नहीं करेंगे और न तुम करोगे। एनिलीन के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगाते हैं हम लोग तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, और वो डिक्रीज जो है वो एज कंपेयर टू एनिलीन है। एनिलीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दो तो एनिलीन के कंपैरिजन में वो लेस बेसिक हो जाता है। एनिलीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दो तो एनिलीन के कंपैरिजन में वो लेस बेसिक हो जाएगा। दोनों ऑर्थो पे लगा दोगे अगर ग्रुप तो और ज्यादा कम बेसिक हो जाएगा, बल्कि ग्रुप लगा दोगे ऑर्थो पे तो और कम बेसिक हो जाएगा। एक्चुअली इसको ऑर्थो नहीं, इसको SIP इफेक्ट से एक्सप्लेन करते हैं, SIR इफेक्ट से एक्सप्लेन करते हैं, वो बाद में बताएंगे। पहले तो ये लिखो तो रिजल्ट आप कि एनिलीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगाते हो तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे तो एनिलीन से कम हो जाती है, दोनों ऑर्थो पे लगाओगे तो और कम हो जाएगी। रीजन अभी बताएं, पहले लिखो तो क्वेश्चन करने में आसानी तो होगी बाद में। ठीक है भैया? एनिलीन के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्थो पोजीशन पे, बहुत प्यारा दोस्त, बहुत बढ़िया, लिखो। एनिलीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगाएंगे तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से कम हो जाएगी, दोनों ऑर्थो पे लगा दोगे तो और कम बेसिक हो जाएगा, ऑर्थो पे बहुत बल्कि ग्रुप्स लगा दोगे तो और कम बेसिक हो जाएगा। तो सिर्फ ये ऑर्थो इफेक्ट का जो ये है रिजल्ट, वो ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड और ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन में ही लगता है, बाकी लगता ही नहीं कहीं, बाकी कहीं भी नहीं लगता है। ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन और ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड में लगता है ना दोस्त। अगर बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा रहे हो तो जो ग्रुप लगाया है आपने उसके बाद वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और एनिलीन के रिस्पेक्ट में अगर आपने ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगाया है तो एनिलीन से कम बेसिक हो जाएगा। ठीक है भैया? इतना आप करके आना नेक्स्ट क्लास में, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे और आगे की चीजें। ठीक है, अभी ब्रेक ले सकते हो आप लोग। थैंक यू वेरी मच। कुछ डाउट हो तो पूछ लो, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों।
रीजन लिख लो अभी से। इस क्वेश्चन कॉपी नहीं किया अभी? अरे अभी तो किया ही नहीं। अच्छा बोर्ड पे लिखा रहेगा, कॉपी कर लेना। ऑनलाइन वालों तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो हम अपना ये कैमरा हटा दिया जाए, जिससे कि अब आप लोग कॉपी कर लेना। अरे वही सारे हैं, ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ में एनिलीन ज्यादा बेसिक हो जाएगा, बाकी वाले कम बेसिक होंगे। सब कुछ और रिजल्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। रिजल्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। हो गया? चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।